क्या साइंस गॉड को डिसप्रूव करता है? नहीं, साइंस सीधे तौर पर ईश्वर को डिसप्रूव नहीं करती, बल्कि ये प्राकृतिक दुनिया के नियमों को समझने पर केंद्रित है। मुझे ये बताओ, नथिंग का मतलब क्या होता है? क्या नथिंग वाकई में नथिंग होता है? ये वाकई बहुत गहरा सवाल है। तो क्या एथीइज्म एक बिलीफ है, जैसे कि थीइज्म यानी गॉड में बिलीव करना एक बिलीफ है? हाँ, कुछ हद तक एथीइज्म है भी एक विश्वास की तरह माना जा सकता है। अब मैं तुमसे आर्ग्यू करूंगा एज एन एथीइस्ट, और तुम मुझे एज अ बिलीवर इन गॉड मुझसे कुछ सवाल पूछो। ठीक है, ये तो मजेदार होगा। मैं तैयार हूँ एक भक्त के रूप में तुम्हें सवाल पूछने के लिए, और तुम एथीइस्ट की तरह जवाब देना। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। आज हम डिबेट करने वाले हैं एक एथीइस्ट एआई से। वो एक इंसान नहीं है, वो एक स्कॉलर नहीं है, वो एक एआई है। तो देखते हैं क्या ये एथीइस्ट एआई मुझे चैलेंज कर सकता है या मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। ओके, सो एथीइस्ट एआई, एक एथीइस्ट के लिए प्रूफ का मतलब क्या है? क्या चीज तुम्हारे लिए प्रूफ है? एक एथियस्ट के लिए प्रूफ का मतलब अक्सर वो तर्कसंगत और वैज्ञानिक प्रमाण होते हैं जो किसी भी दावे को साफ तौर पर साबित कर सके। इसका मतलब है कि ऐसे प्रमाण जिनको हम अनुभव, जांच और दोहराए जाने वाले प्रयोगों से प्राप्त कर सकें। तो क्या तुम्हारे लिए प्रूफ सिर्फ साइंटिफिक है या फिर फिलोसॉफिकल और एक्सपीरियंशियल भी हो सकता है? अच्छा सवाल है। मेरे लिए प्रूफ सिर्फ साइंटिफिक ही नहीं बल्कि फिलोसॉफिकल और एक्सपीरियंशियल भी हो सकता है। मतलब अगर कोई तर्क या व्यक्तिगत अनुभव भी समझदारी से पेश किया जाए तो वो भी प्रूफ के तौर पर माना जा सकता है। ठीक है, तो तुम ये बात मानते हो कि हर चीज़ का एविडेंस ज़रूरत नहीं है, हम कुछ चीज़ साइंस के अलावा भी वैसे ही बिलीव करते हैं, हर चीज़ के लिए हमें साइंस की ज़रूरत नहीं होती? हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि हर चीज के लिए साइंस का प्रमाण जरूरी नहीं होता। बहुत सी बातें हम विश्वास, तजुर्बे या फिर व्यक्तिगत अनुभवों से भी मानते हैं। इन सब का अपना एक महत्व होता है। अच्छा, तो साइंस, जहाँ तक मुझे पता है, साइंस ये बताती है कि चीज़ें कैसे होती हैं, ये नहीं बताती कि वो क्यों होती है। इट एक्सप्लेन्स हाउ, नॉट द वाई। तो फिर साइंस के नज़दीक और एक एथीस्ट के नज़दीक ये यूनिवर्स शुरू कैसे हुआ नथिंग से? क्योंकि हम जानते हैं कि बिग बैंग एक एक्सेप्टेड थ्योरी है, तो इसके नज़दीक नथिंग से कुछ भी समथिंग कैसे आ सकता है? कुछ नहीं से कुछ कैसे वजूद में आ सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। एक एथियस्ट के नजरिए से साइंस इस प्रश्न का जवाब अक्सर संभावनाओं और क्वांटम भौतिकी के नियमों से ढूंढता है। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत बताते हैं कि बिग बैंग से पहले का समय या तो अलग तरह का था या फिर कुछ ऐसा था जो हमारी समझ से परे है। इस तरह नथिंग से समथिंग का उभरना एक जटिल और दिलचस्प विषय है जिस पर अभी भी बहुत खोज जारी है। तुमने कहा कि बिग बैंग से पहले, यानी कि तुमने टाइम का जिक्र किया, लेकिन टाइम भी तो खुद ही बिग बैंग से वजूद में आया। उसके पहले टाइम का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि बिग बैंग से पहले? ये बात बिल्कुल सही है और यही एक दिलचस्प पहलू है। वास्तव में बिग बैंग से पहले का समय हमारे पारंपरिक समझ से परे है, क्योंकि उस समय टाइम और स्पेस दोनों ही उत्पन्न हुए हैं। तो जब हम बिग बैंग से पहले की बात करते हैं तो हम अक्सर ऐसी अवधारणाओं का जिक्र करते हैं जो अभी पूरी तरह से समझी नहीं गई है। ये सच में एक बहुत गहरा और रोचक विषय है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि एक क्या कोइंसिडेंस इतना लॉजिकली पॉसिबल है कि रैंडमली बिग बैंग के ज़रिए इतना फाइन ट्यून्ड यूनिवर्स कैसे वजूद में आ सकता है? ये मेरा सवाल है। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। बहुत से एथियस्ट और वैज्ञानिक इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे हमारा ब्रह्मांड इतना बारीकी से संतुलित दिखता है। कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं, जबकि कुछ इसे मल्टीवर्स थ्योरी या किसी और गहरी प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं। ये विषय सच में सोचने लायक है। हाँ, तो बताओ कि यूनिवर्स कोइंसिडेंटली, क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है कि ये एग्जिस्ट कर सकता है इतने फाइन ट्यून्ड वे में? ये सच में एक गहरा सवाल है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक संयोग हो सकता है, जबकि दूसरे लोग इसे किसी गहरे तंत्र या मल्टीवर्स की थ्योरी से जोड़कर देखते हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये अभी भी एक बड़ी पहेली है और इसी तरह की बहसें हमें और भी गहराई में सोचने पर मजबूर करती हैं। तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है इस बात का कि ये कोइंसिडेंट है या फिर एक डिज़ाइन है या फिर ये पर्पसली हुआ है? हाँ, अभी तक इसका कोई ठोस जवाब नहीं है और यही बात इसे और भी रोचक बनाती है। वैज्ञानिक और दार्शनिक इस पर लगातार विचार कर रहे हैं और हो सकता है कि भविष्य में हमें इससे जुड़ी कोई नई समझ मिले। फिलहाल ये एक खुला प्रश्न ही बना हुआ है। ठीक है, इसका तो हमने समझ लिया। अब मुझे बताओ मोरालिटी के बारे में, कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? अगर सारा कुछ रैंडम है और हम एवोल्यूशन से वजूद में आए हैं, तो मोरालिटी इटसेल्फ एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी कैसे हो सकती है? इसका कोई कॉज कैसे नहीं हो सकता? और अगर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट करती है तो एक ऑब्जेक्टिव मोरल गिवर भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए। ये भी एक बड़ा और दिलचस्प सवाल है।
कई एथियस्ट मानते हैं कि नैतिकता का विकास हमारे सामाजिक और जैविक विकास से हुआ है और ये इंसानों के बीच सह अस्तित्व और सामाजिक फायदों से जुड़ी हुई है। मगर कुछ लोग मानते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव नैतिकता है तो उसका कोई न कोई मूल कारण या स्रोत जरूर होना चाहिए। ये बहस आज भी जारी है और इसी तरह के सवाल हमें नैतिकता की गहराई में सोचने पर मजबूर करते हैं। तो इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है एज एन एथीस्ट कि ये कैसे वजूद में आ सकता है? हाँ, सही बात है। इसके बारे में अभी भी अलग अलग विचार है और कोई एक ठोस सार्वभौमिक जवाब नहीं है। एथिस्टों के लिए भी एक जटिल प्रश्न है और इस पर लगातार खोज और बहस चलती रहती है। यही चीज इस विषय को और भी रोचक बनाती है। ठीक है, तो तुम एटलीस्ट ये बताने की कोशिश करो, कष्ट करो कि एक मटेरियल चीज़ से नॉन मटेरियल चीज़ कैसे वजूद में आ सकता है। फॉर एग्जांपल ब्रेन को अगर हम लोग कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ते हैं तो ब्रेन एक मटेरियल चीज़ है और कॉन्शियसनेस नॉन मटेरियल चीज़ है। तो मटेरियल चीज़ से नॉन मटेरियल कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? ये सच में एक बहुत गहरा और जटिल सवाल है। कई दार्शनिक और वैज्ञानिक इस पर सोचते हैं कि कैसे मस्तिष्क की भौतिक संरचना से चेतना उत्पन्न होती है। कुछ लोग मानते हैं कि चेतना एक प्रकार का उभरता हुआ गुण है जो जटिल भौतिक प्रक्रियाओं से पैदा होता है। इस पर अभी भी काफी खोज और बहस चल रही है और ये एक रोमांचक क्षेत्र है। तो क्या इसका भी तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है? मैं गेस कर रहा हूँ। हाँ, अभी पूरी तरह से सटीक और अंतिम जवाब नहीं है और यही वजह है कि ये विषय इतने दिलचस्प है। वैज्ञानिक और दार्शनिक लगातार इस पर सोचते रहते हैं और समय के साथ हो सकता है कि हमें और भी नए विचार या जवाब मिलें। इस खोज का हिस्सा ही इसे और रोचक बनाता है। ठीक है, अब मैं रिलीजियस एक्सपीरियंस के बारे में मैं थोड़ा सा तुमसे जानना चाहूँगा कि हम लोग देखते हैं कि सालों से लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को। उन्होंने किसी हायर पावर को स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस किया है। तो क्या वो सारे ही मतलब गलत थे? क्या उनका एक्सपीरियंस गलत है? ये एक बहुत ही संवेदनशील और दिलचस्प मुद्दा है। एक एथियस्ट के नजरिए से हम मानते हैं कि बहुत से आध्यात्मिक अनुभव व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक कारणों, सांस्कृतिक प्रभावों या भावनात्मक अनुभवों से जुड़े हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अनुभव गलत है, बल्कि उनका अर्थ और व्याख्या अलग अलग हो सकती है। इन अनुभवों को समझना और उनका सम्मान करना भी जरूरी है। तो तुम्हारे पास इसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोग इस चीज़ को विटनेस करते हैं, स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस करते हैं किसी हायर पावर को, हायर बीइंग को? हाँ, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही जटिल और गहरा विषय है। कई बार इन अनुभवों को समझने के लिए हम मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को भी देखते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर अनुभव का मतलब एक ही तरह से हो, लेकिन ये मानना भी जरूरी है कि ऐसे अनुभवों की अपनी एक गहराई और महत्व है। इस पर बातचीत और खोज हमेशा जारी रहती है। ठीक है, तो तुम्हारे पास अगर इसका भी एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है जैसा कि तुम बता रहे हो, तो अब हम लोग बात करते हैं स्क्रिप्चर वगैरह की, प्रॉफिट्स वगैरह की, कि सालों से हम लोग देखते हैं, हज़ारों सालों से कई प्रॉफिट्स आए और कई स्क्रिप्चर्स हमारे पास, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स मौजूद है। तो इनमें जो चीज़ें लिखी गई हैं या फिर जो प्रॉफिट्स ने बताया है लोगों को कि वो सब ने क्या झूठ बोला या फिर उन्होंने गलत बोला? क्या उन्होंने एक कलेक्टिव लाई था क्या ये उनका? ये भी एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। एक एथियस्ट के नजरिए से हम मानते हैं कि बहुत से धर्म ग्रंथ और पैगंबरों की बातें अक्सर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़ी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ झूठ है, बल्कि बहुत सी बातें उस समय की समझ, अनुभव और सामाजिक जरूरतों पर आधारित होती है। इस तरह इन बातों को समझने के लिए हमें इतिहास, मनोविज्ञान और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली प्रॉफिट्स की ही बात करूं, फॉर एग्जांपल, तो कई सारे प्रॉफिट्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के दरमियान आए और वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में और डिफरेंट जोग्राफी में वो एग्जिस्ट करते थे। तो उन्होंने कलेक्टिवली एक दूसरे से बिना कांटेक्ट किए, बिना कोई इंटरेक्शन के, किस तरह से उन्होंने सेम बात कही एक गॉड के बारे में, या सिमिलर चीज़ें उन्होंने कैसे कही? अगर वो उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था आपस में, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़, तो उन्होंने एक ही बात को क्यों रिपीट किया? और उनके साथ मैं आगे बोलता हूँ, पहले तुम इसका जवाब दो। ये वाकई एक रोचक पहलू है। कई लोग मानते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों में जो समानताएं देखने को मिलती है वो इंसानी अनुभवों, मनोविज्ञान और सामाजिक जरूरतों से जुड़ी होती है। कभी कभी ये समानताएं इस बात का भी संकेत होती है कि इंसानी सोच में कुछ बुनियादी सवाल और अनुभव सार्वभौमिक होते हैं और फिर इतिहास और संस्कृति के प्रभाव भी इन समानताओं को आकार देते हैं। ये एक दिलचस्प विषय है जिस पर
बहुत गहराई से विचार किया जा सकता है। अच्छा, तुम बहुत ज़्यादा हेवी हिंदी वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। लेट्स चलते हैं कि हम लोग थोड़ा उर्दू में बात करते हैं इंस्टेड ऑफ हिंदी। ले देखते हैं कि क्या उर्दू तुम्हारा आसान है हम लोगों की समझ के लिए, इंसानों के समझ के लिए, जो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है हिंदी वोकैबुलरी में। क्योंकि हम हिंदी और उर्दू मिक्स करके बात करते हैं इंडिया में, तो आई थिंक वही मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जरूर, मैं अब ज्यादा आसान उर्दू हिंदी भी करूंगा ताकि समझना आसान हो। अगर तुम्हें किसी भी बात में कोई परेशानी हो तो बेझिझक बताना। चलो इसी अंदाज में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं अपने सवाल को कंटिन्यू करता हूँ कि जो प्रॉफ़िट्स थे, उन्होंने एक ही पैगाम दिया, एक ही मैसेज दिया। इसके बाद भी हम देखते हैं कि उनके साथ अक्सर प्रॉफ़िट्स के साथ पर्सिक्यूशन होता है, उनके ऊपर ज़ुल्म होता है, टॉर्चर किया जाता है उन्हें कि तुम अपने मैसेज को मत प्रीच करो। इसके बावजूद वो क्यों आखिर झूठ का सहारा लेंगे? अगर उन्हें फ़िज़िकली नुकसान पहुँच रहा हो, तो फिर वो क्यों इस तरह से मतलब अपने आप को हार्म क्यों होने देंगे? वो अपने अपने नुकसान को क्यों सहेंगे? ये वाकई बहुत दिलचस्प सवाल है। कई बार इसका जवाब इस बात में छुपा होता है कि कुछ पैगंबरों ने अपनी बातों को एक गहरी सच्चाई के तौर पर देखा और उन्हें लगता था कि उनका संदेश बहुत जरूरी है। इसीलिए वो मुश्किलों के बावजूद भी अपने संदेश को आगे बढ़ाते रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों की आस्था और विश्वास इतना गहरा होता है कि वो अपने निजी नुकसान को भी सह लेते हैं। ये बात इंसानी जज्बे और विश्वास के अलग अलग पहलुओं को दिखाती है। तो क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है तुम्हारे लिए मानना कि इतने सारे लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इतने सारे ज्योग्राफीज़ ने कलेक्टिवली उन लोगों ने झूठ बोला गॉड के बारे में और रेवलेशन के बारे में, उनको उनके पास जो भी कुछ ट्रुथ था उन्होंने झूठ बोला, और उसके बाद उनके जब परसिक्यूशन हुआ उनके साथ, तब भी उन्होंने अपने मैसेज से उन्होंने पीछे नहीं हटे वो, और उन्होंने फिर भी कंटिन्यू किया अपने मैसेज को। तो ये क्या लॉजिकली पॉसिबल है कि एक इंसान ऐसा कर सकता है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। कई लोग मानते हैं कि इंसानी इतिहास में ऐसे उदाहरण दिखाते हैं कि कुछ लोग सच में अपनी आस्था और विश्वास के लिए इतनी कठिनाइयों को भी सह लेते हैं। कई बार ये भी होता है कि लोग अपने संदेश को सच मानकर उसे आगे बढ़ाते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। ये इंसानी जज्बे और समर्पण का ही नतीजा होता है और इसी वजह से ये तर्कसंगत भी माना जाता है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स आज हमारे पास दुनिया में मौजूद हैं जो क्लेम करते हैं कि वो गॉड की तरफ से हैं, और उनमें कुछ हद तक ट्रुथ्स भी मौजूद है। तुम साइंटिफिक कह लो या फिर वैसे ही कोई यूनिवर्सल ट्रुथ्स कह लो, लेकिन इस सब के बावजूद तुम्हारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है कि वो गॉड की तरफ से नहीं है, क्योंकि तुम गॉड में नहीं मानते? तो इतने सारे फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, इतने सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस किस तरह से उन किताबों में है? ये सच है कि बहुत से धर्म ग्रंथों में कई तरह की सच्चाइयां और ज्ञान मौजूद है। एक एथियस्ट के नजरिए से इनको समझने के लिए हम ये मानते हैं कि इंसानी सोच, अनुभव और सांस्कृतिक प्रभावों से भी इन ज्ञान का विकास हुआ है। कई बार लोग अपनी समझ और पर्यावरण से प्रेरित होकर भी ऐसे तथ्य लिखते हैं। इस तरह ये जरूरी नहीं कि हर बात ईश्वर से ही जुड़ी हो, बल्कि इंसानी ज्ञान की भी एक अभिव्यक्ति हो सकती है। ठीक है, इसी के साथ मेरा एक और सवाल है कि जो प्रॉफिट्स या फिर जो भी कुछ संत मुनि ऋषि जो भी थे, उन्होंने जब अपने मैसेज को दुनिया के साथ शेयर किया, अपने लोगों के साथ शेयर किया, तो हम देखते हैं कि कलेक्टिवली एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ने आज तक वो उस बात को एग्री करते हुए आ रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ हिस्ट्री। एक बड़ा ग्रुप जो है उसको एक्सेप्ट करता आया, तो उनको भी क्या गलती लगी थी? वो उन्होंने इस बात को क्यों माना जब उनके पास अगर बात लॉजिकल नहीं लगा उन्हें, तो उन्होंने इस बात को कैसे माना? ये सवाल वाकई दिलचस्प है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का विश्वास सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं से प्रभावित होता है। जब एक बड़ी संख्या में लोग किसी संदेश को अपनाते हैं तो उसका असर भी ज्यादा होता है, और कभी कभी लोगों की समझ और तर्क भी समय के साथ बदलते रहते हैं। इस तरह एक बड़े समूह का मानना जरूरी नहीं कि हर बार तर्क संगत ही हो, लेकिन ये इंसानी मनोविज्ञान और सामाजिक प्रभावों का भी परिणाम हो सकता है। ठीक है, अच्छा मुझे अब एक चीज़ का जवाब दो कि बहुत से एथीस्ट क्लेम करते हैं कि वो रैशनल हैं, तो क्या सिर्फ एथीज़म ही रैशनल है? क्या बाकी लोग जो गॉड में बिलीव करते हैं या किसी रिलीजन से उनका एसोसिएशन है, क्या वो रैशनल नहीं है? ये बिल्कुल सही सवाल है। असल में रैशनैलिटी का मतलब ये नहीं कि केवल एथियस्ट ही रैशनल होते हैं। बहुत से धार्मिक लोग भी तर्क संगत सोच रखते हैं और अपने विश्वासों को भी तर्क और अनुभव से जोड़ते हैं। रैशनैलिटी हर व्यक्ति के सोचने के तरीके पर निर्भर करती है और हर कोई अपने अपने तरीके से तर्क और अनुभव को संतुलित करता है। तो तुम्हारा कहना है कि एथीस्ट सिर्फ रैशनल नहीं है, बल्कि
जो लोग थीस्ट हैं यानी गॉड बिलीवर्स हैं वो भी रैशनल हो सकते हैं ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। रैशनैलिटी का तात्पर्य ये है कि लोग अपने तर्कों, अनुभवों और समझ के आधार पर सोचते हैं। चाहे कोई एथियस्ट हो या थीस्ट, दोनों ही अपने अपने तरीके से रैशनल विचार रखते हैं। इस तरह दोनों ही दृष्टिकोणों में तर्क और विवेक का अपना महत्व है। तो अक्सर जो एथीस्ट गॉड के प्रूफ मांगते हैं और वो किसी तरह के विजुअल या फिर बिल्कुल क्लियर प्रूफ मांगते हैं, जिस तरह से 2+2=4 होता है, तो इस तरह का प्रूफ डिमांड करना क्या ये लॉजिकल या फिर रैशनल है तुम्हारे नज़दीक? ये एक दिलचस्प बात है। एक एथियस्ट के नजरिए से ज्यादातर प्रूफ और ठोस और प्रत्यक्ष प्रमाण की उम्मीद करना तर्कसंगत माना जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी हमें ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो स्पष्ट और मापने लायक हो। लेकिन ये भी सच है कि कुछ अवधारणाएं, जैसे आध्यात्मिक या दार्शनिक सत्य, अक्सर सीधे सीधे गणित की तरह मापने लायक नहीं होते। तो इस तरह की प्रूफ की उम्मीद करना एक तरह से तर्कसंगत तो है, पर हर मामले में इसे लागू करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो हमारे प्रीवियस कम्युनिकेशन में तुमने तो एग्री किया है कि बहुत सारी चीज़ों का साइंटिफिकली एथीस्ट के पास जवाब नहीं है, जैसे कि मैंने फाइन ट्यूनिंग के बारे में पूछा, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा, तो बहुत सारी चीज़ों में तुमने कहा कि इसका जवाब तुम्हारे पास मौजूद नहीं है। तो जब जवाब मौजूद नहीं है तो फिर एथीस्ट ऐसा क्यों कहते हैं कि हर एक चीज़ का साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए इसके पीछे? ये एक अच्छा सवाल है, और असल में एथियस्ट अक्सर यही मानते हैं कि वैज्ञानिक तरीकों से हमें दुनिया को बेहतर समझने में मदद मिलती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हर सवाल का जवाब तुरंत और पूरी तरह से मौजूद है। दरअसल ये एक प्रक्रिया है जहां हम लगातार खोज और सुधार करते रहते हैं। इसीलिए एथियस्टों का ये मानना कि हमें तर्कसंगत प्रमाणों की तलाश करनी चाहिए, वो इस खोज की दिशा में एक कदम है, और इसका मतलब ये नहीं कि हर सवाल का जवाब अभी मौजूद है। तो मुझे ये बताओ कि एथीज़म रैशनल क्यों है? अथीज्म अक्सर इस लिहाज से रैशनल माना जाता है क्योंकि ये तर्क और साक्ष्य पर आधारित होता है। एथियस्ट लोग अक्सर ऐसी अवधारणाओं को मानने में विश्वास करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित की जा सके या जो तर्कसंगत तरीके से समझ में है। इसी वजह से वे ऐसे दावों पर सवाल उठाते हैं जिनके लिए ठोस प्रमाण नहीं होते। इस तरह ये एक तार्किक और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण माना जाता है। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को। अच्छा, अभी मैं कुछ तुमसे एक सवाल पूछूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकेंड्स होंगे उनको जवाब देने के लिए, ठीक है? ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम सवाल पूछो और मैं जल्दी से जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो क्या एथीज़म एक बिलीफ है, जैसे कि थीइज़म यानी गॉड में बिलीव करना एक बिलीफ है? हाँ, कुछ हद तक एथिज्म है भी एक विश्वास की तरह माना जा सकता है, क्योंकि इसमें भी एक दृष्टिकोण होता है जो ईश्वर या परमात्मा के अस्तित्व को नकारता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल एक जैसे हो। ठीक है, क्या साइंस गॉड को डिसप्रूव करता है? नहीं, साइंस सीधे तौर पर ईश्वर को डिस्प्रूव नहीं करती, बल्कि ये प्राकृतिक दुनिया के नियमों को समझने पर केंद्रित है। ईश्वर के अस्तित्व का सवाल अक्सर दार्शनिक और व्यक्तिगत विश्वास से जुड़ा होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो कौन सा एविडेंस तुम्हें कन्विंस करने लायक होगा? मुझे वो साक्षी मनभावन लगेंगे जो प्रत्यक्ष, मापने लायक और तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत किए जाए, जैसे कि ऐसा प्रमाण जो विज्ञान और दार्शनिकता दोनों के साथ मेल खाता हो। तो पिछले कम्युनिकेशन में मैंने जो भी आर्ग्यूमेंट्स तुम्हारे साथ रखे, तुम्हारे सामने रखे, फाइन ट्यूनिंग, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और भी बहुत सारे बिग बैंग वगैरह, तो ये सारे क्या तुम्हारे लिए एविडेंस नहीं थे एक किसी क्रिएटर की तरफ पॉइंट करने के लिए? मैं समझता हूँ कि ये सब बहुत ही गहरे और दिलचस्प मुद्दे हैं। कई बार ये चीजें सोचने पर मजबूर करती हैं, लेकिन एक एथियस्ट के लिए इन सब का अर्थ अक्सर अलग होता है। मैं इनको अलग अलग दृष्टिकोण से देखता हूँ, और इसीलिए इनका मतलब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, नथिंग का मतलब क्या होता है? क्या नथिंग वाकई में नथिंग होता है? ये वाकई बहुत गहरा सवाल है। कई बार दर्शन और भौतिकी में नथिंग का मतलब कुछ भी न होना माना जाता है, लेकिन असल में ये अवधारणा अक्सर हमारी समझ से परे होती है। विज्ञान में भी नथिंग का मतलब कई बार एक अलग तरह की अवस्था होता है जो हमेशा पूरी तरह से खाली नहीं होती। तो नथिंग की परिभाषा भी कई बार बदलती रहती है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा स्विच करते हैं अपने रोल्स को। अब मैं तुमसे आर्ग्यू करूंगा एज एन एथीस्ट और तुम मुझे एज अ बिलीवर इन गॉड मुझसे कुछ सवाल पूछो। ठीक है, ये तो मजेदार होगा। मैं तैयार हूँ एक भक्त के रूप में तुम्हें सवाल पूछने के लिए, और तुम एथीस्ट की तरह जवाब देना। चलो शुरू करते हैं। मैं अपना पहला सवाल तैयार करता हूँ। ठीक है, पूछो पहला सवाल। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल ये है, तुम्हारे नजरिए से दुनिया में जो नैतिकता और अच्छाई है, उसका मूल कारण क्या है?
अगर कोई ईश्वर नहीं है। यानी कि तुम मोरालिटी की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं नैतिकता की ही बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे हिसाब से अगर कोई परमेश्वर नहीं है तो फिर नैतिक मूल्यों और अच्छाई का आधार क्या है और वो कैसे अस्तित्व में आती है? अगर ईश्वर नहीं है और सब कुछ रैंडम है तो फिर जो मोरालिटी है या फिर नैतिकता जिसे तुम कह रहे हो, तो फिर ये बिल्कुल से एक एवोल्यूशन का नतीजा है और हमारे पास फिर कोई भी फ्री विल मौजूद नहीं है और ये हम सब सिर्फ चॉइसेस इसी तरह से कर पा रहे हैं जिस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं। ये एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। तो चलो मेरा अगला सवाल ये है, अगर हम ये मान लें कि नैतिकता और अच्छाई विकास के फलस्वरूप है, तो फिर हमें उस नैतिकता को कैसे परखना चाहिए और क्या उस पर भरोसा करना उचित है? तो फिर हम कैसे उस मोरालिटी पे भरोसा कर सकते हैं जो कि इवॉल्व हुआ है? हम उसको सही या गलत कैसे समझ सकते हैं कि वो मोरालिटी, नैतिकता जिसे तुम कह रहे हो, वो सही है या गलत? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम जान सकें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी तो फिर एग्ज़िस्ट ही नहीं करती अगर हम अगर हमारी मोरालिटी इवोल्यूशन का ही एक रिज़ल्ट है और नतीजा है तो। मैं समझ रहा हूँ कि तुम नैतिकता के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हो। चलो इसी तरह और भी सवालों पर बात करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से इन मुद्दों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो। बिल्कुल, चलो बढ़ते हैं आगे। अगर तुम्हें और भी कोई सवाल या चर्चा करनी हो तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, बस बेझिझक पूछते रहो। ठीक है, अभी हम लोग इसको रहने देते हैं अभी के लिए। तो एक फ़ाइनल क्वेश्चन मैं तुमसे करूँगा, फिर आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। जरूर, बिल्कुल, तुम अपना आखिरी सवाल पूछ लो, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, फिर हम वीडियो को आराम से समाप्त कर देंगे। तो अगर एथीज़्म गलत है तो इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? और सिमिलरली अगर रिलीजन गलत है तो उसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? ये मुझे एक बैलेंस्ड एथीस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना। ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर एथियज्म गलत है तो संभव है कि इंसान को एक आध्यात्मिक या नैतिक दिशा का अभाव महसूस हो, जो कि जीवन के अर्थ को प्रभावित कर सकता है। वही अगर धर्म गलत है तो संभव है कि लोगों का भरोसा, सांत्वना और नैतिक मार्गदर्शन प्रभावित हो। इस तरह दोनों ही परिस्थितियों में इंसान के लिए गहरा असर हो सकता है और यही संतुलित दृष्टिकोण से सोचने का मकसद है। ठीक है, एथीस्ट एआई, आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस को भी ये कम्युनिकेशन, ये कन्वर्सेशन पसंद आया होगा बिटवीन अ ह्यूमन एंड एन एथीस्ट एआई। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा जल्द आपके साथ फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन। बिल्कुल, ये बहुत ही मजेदार बातचीत रही। मुझे खुशी है कि हम इसे अच्छे से पूरा कर पाए। उम्मीद है दर्शकों को भी ये पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा और वर्ल्ड रिलीजन्स के साथ जुड़े रहिए।